मैं पंकज वर्मा आप सभी साथियों का संस्कृत ज्ञान बीड़ा चैनल में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे वर्णों के उच्चारण काल। साथियों आइए देखते हैं, पहले हम इस पर आधारित एक श्लोक है, उस श्लोक का वाचन करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। एक मात्रो भवेत् ह्रस्व द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो व्यंजनं चार्धमात्रिकम्। एक मात्रो भवेद् ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो व्यंजनं चार्धमात्रिकम्। तो साथियों आप लोग श्लोक का वाचन आप लोगों ने सुना। इसका श्लोक का क्या अभिप्राय है, क्या मतलब है, हम देखते हैं। एक मात्रो भवेत् ह्रस्वो, यानी ह्रस्व जो वर्ण होते हैं वो एक मात्रा वाले होते हैं। और द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, और द्विमात्रिक वर्ण जो होते हैं उनको दीर्घ कहा जाता है। उच्यते माने कहते हैं, कहा जाता है। त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो, और तीन मात्रा वाले वर्णों को प्लुत जानना चाहिए। प्लुतो गेयो, प्लुत मानना चाहिए। किसको? त्रिमात्रस्तु, तीन मात्रा वाले वर्णों को। और व्यंजनम च अर्धमात्रिकम, और व्यंजनों को अर्धमात्रिक समझना चाहिए या मानना चाहिए। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने लिख रखा है, आप हाँ इधर से ही देखिए। एक मात्रिक वर्ण कौन कौन से होते हैं इसको आप देख लीजिए। ह्रस्व आ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, ह्रस्व री और ह्रस्व लृ। ये जो है देखिए मैंने लिख दिया है ह्रस्व स्वर वर्ण। ये ह्रस्व स्वर वर्ण जितने हैं, ह्रस्व स्वर वर्ण कितने होते हैं ये देख लीजिए आप। 1 2 3 4 5, ये पांचों वर्ण अ ई उ री और लृ, ये पांचों ह्रस्व स्वर वर्ण हैं। और ये पांचों जो ह्रस्व स्वर वर्ण हैं ये एक मात्रिक वर्ण कहलाते हैं। आगे चलते हैं मित्रों। अब देख रहे हैं आप दीर्घ स्वर वर्ण। इनका जो इसमें जो लृ है इसका दीर्घ नहीं होता है, बाकी का दीर्घ होता है। उसके अलावा ए ओ ऐ औ भी जो है दीर्घ में गिने जाते हैं। मतलब दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री, ए ओ ऐ औ, ये दीर्घ स्वर वर्ण हैं। और इन दीर्घ स्वर वर्णों को द्विमात्रिक वर्ण माना जाता है। ये द्विमात्रिक वर्ण कहलाते हैं, समझ रहे हैं। आगे चलते हैं। इनका जो इनकी कितनी मात्रा मानी जाती है, यानी दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री, ए ओ ऐ औ, ये जो दीर्घ स्वर वर्ण है इनकी कितनी मात्रा मानी जाती है? 2 मात्रा मानी जाती है, यानी द्विमात्रिक स्वर वर्ण है। आगे चलते हैं। प्लुत स्वर वर्ण। प्लुत स्वर वर्ण में जैसे आ के बाद इस तरह का निशान बना हुआ अगर मिलता है, या ई के बाद, उ के बाद, किसी भी वर्ण के बाद, यानी किसी भी स्वर वर्ण के बाद अगर इस तरह का चिन्ह बना हुआ मिलता है तीन की तरह, तो वो प्लुत स्वर वर्ण कहलाते हैं। और उनकी 3 मात्रा मानी जाती है। उनका काल कितना माना जाता है? 3 मात्रा का काल माना जाता है। आगे चलते हैं। क ख ग घ ङ च छ, मतलब जितने भी व्यंजन वर्ण हैं उन सभी व्यंजन वर्णों की जो मात्रा है, कितनी मात्रा, उनको कितनी मात्रा वाला माना जाता है व्यंजन वर्णों को? अर्धमात्रिक वर्ण। यानी देखो यहाँ पर व्यंजनम च अर्धमात्रिकम, यानी समस्त व्यंजनों की आधी मात्रा मानी जाती है। हम आगे चलते हैं। अब आप यहाँ पे देख लीजिए व्यंजन या हल वर्ण। व्यंजन या हल वर्ण किसको कहते हैं? मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो सकता व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। अतः व्यंजन वर्ण स्वतंत्र रूप से उच्चरित नहीं हो सकते। आपने देखा जिन वर्णों का उच्चारण
स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता, यानी स्वतंत्र रूप से जिनका उच्चारण नहीं हो सकता, ऐसे वर्ण कौन से हैं? दूसरी चीज, जीव ऐसे वर्ण जो बिना व्यंजनों के सहयोग के उच्चरित नहीं हो सकते, जिनका उच्चारण बिना स्वर वर्ण की सहायता के नहीं किया जा सकता, जिनको बोला नहीं जा सकता, ऐसे वर्ण कैसे वर्ण होते हैं? व्यंजन वर्ण होते हैं। यानी वो स्वतंत्र रूप से उच्चरित नहीं हो सकते, उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो स्वतंत्र रूप से उच्चरित हो सकते, बिना स्वर की सहायता के वो उच्चरित नहीं हो सकते। ऐसे वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। जैसे का हम मुख से उच्चरित, हमारे मुख से उच्चरित हो रहा है, हम उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि हम क कह रहे हैं, लेकिन क को आप स्पष्ट उसका उच्चारण नहीं कर सकते जब तक कि क में आ का सम्मिलन न हो, आ का सम्मेलन न हो। यानी क बराबर का कैसे बना है? क और आ मिलके, यानी आ क्या है? एक स्वर है। का जिसमें हलंत लगा हुआ, ये क्या है? व्यंजन है। और आप जानते होंगे कि व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से आप नहीं कर सकते, यानी शुद्ध जो व्यंजन वर्ण होते हैं उनके नीचे हमको हलंत लगाना पड़ता है, तब माना जाता है कि यह वर्ण व्यंजन वर्ण है। अगर किसी भी व्यंजन वर्ण में उसके नीचे आप हलंत का चिन्ह नहीं लगाते हैं तो यह माना जाएगा कि व्यंजन वर्ण, उस व्यंजन वर्ण के साथ कोई ना कोई स्वर उसमें निहित है। आगे चलते हैं। इसी तरह से साथियों, जितने भी व्यंजन वर्ण हैं सब में स्वरों का समावेशन है, स्वरों का सम्मेलन है, स्वरों का उसमें संयुक्त रूप से जुड़ाव है। ये देखिए, खा कैसे बना है? ख और अ से। चा किससे बना? चा और अ से। हम सारे उदाहरण इस तरह से नहीं दे सकते, आप समझ सकते हैं। इसी तरह से मैंने इसलिए आदि लिख दिया है। सारे व्यंजन वर्णों में स्वर वर्ण छिपे हुए हैं, उसमें समाहित है। आगे चलते हैं। शुद्ध व्यंजन वर्णों को देखिए, मैंने अभी बता दिया था आपको, शुद्ध व्यंजन वर्णों को हलंत के साथ ही लिखा जाता है। जैसे क, प, म, ल, द, न आदि जितने भी व्यंजन वर्ण हैं वो शुद्ध व्यंजन तभी कहलाएंगे, उनको शुद्ध व्यंजन वर्ण तभी माना जाएगा जब उनके नीचे हलंत का चिन्ह लगाया जाएगा। यही कारण है कि इन्हें अर्धमात्रिक कहा जाता है। आगे चलते हैं। नोट फर्स्ट, माहेश्वर सूत्रों में हल प्रत्याहार के अंतर्गत सभी 33 व्यंजन वर्ण परिगणित होने के कारण ही व्यंजन का अन्य नाम हल भी है। साथियों, जब आप 14 माहेश्वर सूत्रों को पढ़ेंगे, उसका अवलोकन करेंगे, अ इ उड़ ऋ ए ओंग ऐ औच ह य व रुट लड़ इया मंगड़ नम झ भय घ ढ ढ स ज ब ग ढ द स ख फ छ ठ थ च ट ताव क प य स ख स र ह। इस तरह से जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, जब उनको आप देखेंगे, उनका आप अध्ययन करेंगे, उनका वाचन करेंगे, तो आपके सामने एक चीज आएगी कि माहेश्वर सूत्रों में जो हल प्रत्याहार है, यानी हैवरट से लेके, हैवरट के ह से लेके हल के ल तक कि जितने भी उसके बीच में जो हलंत वाले वर्ण हैं उनको आप छोड़ देंगे और उसके बाद आप काउंट करेंगे तो सभी 33 व्यंजन वर्ण उसमें परिगणित होते हैं। और यही कारण है कि हल जो व्यंजन वर्ण है उनका एक नाम हल भी है। ये देखिए, मैंने लिख रखा है। नोट सेकंड, 14 माहेश्वर सूत्रों में एक से लेकर यानी पहले सूत्र से लेकर सूत्र संख्या 4 तक सभी नव स्वर एवं सूत्र 5 से लेकर 14 सूत्र नंबर 14 तक सभी 33 व्यंजन वर्ण परिगणित हैं। जब आप माहेश्वर सूत्रों को पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि प्रथम सूत्र से लेकर चौथे सूत्र पर्यंत, यानी सूत्र नंबर 1 से सूत्र नंबर 4 तक सभी 9 संस्कृत के सभी 9
स्वर वर्ण आते हैं, इसलिए वो प्रत्याहार कौन सा बनता है? अच। इसलिए चूंकि अच प्रत्याहार के अंतर्गत सूत्र नंबर 1 से लेके 4 तक सभी स्वर वर्ण आते हैं, इसलिए स्वर वर्णों को का एक और क्या नाम है? स्वर का क्या नाम है? अच भी एक नाम है। जिस तरह से आपको मैंने बताया कि व्यंजन का एक दूसरा नाम हल भी है, इसी तरह से अच का दूसरा नाम भी क्या है? व्यंजन या व्यंजन का स्वर, और स्वर का दूसरा नाम अच। इस तरह से सभी साथियों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।